लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए, केंद्र में सरकार भी बन चुकी है, लेकिन देश में 3 राज्य ऐसे हैं जो अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इसमें से महाराष्ट्र भी एक है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ने एनडीए को बहुत निराश किया, या यूं कहें कि एनडीए को मनवांछित नतीजे अगर किसी राज्य से नहीं मिले हैं तो उसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। यहाँ पर बीजेपी, जो कि 23 सीटों वाली एक पार्टी थी, वो घटकर 9 सीटों पर आ गई। आत्ममंथन का दौर चला, इंट्रोस्पेक्शन जैसा कि हर नतीजों के बाद होता है, हर पार्टी करती है, और कयास ये लगाए जाने लगे कि चुनाव के 1 साल पहले एनसीपी को तोड़कर जो अजीत पवार से गठबंधन किया गया, अजीत पवार से जो हाथ मिलाया गया, ये मूव दरअसल बैकफायर कर गया। अभी इस कयासी लग रहे थे, लोग इस किस्म से बातें ही कर रहे थे कि इस आकलन पर मुहर लग गई जब आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा और कहा गया कि अजीत पवार से हाथ मिलाना दरअसल बीजेपी की एक भूल थी। वहाँ कहा गया कि आरएसएस दरअसल अपने कैडर को तैयार ही कर रही थी एंटी पवार नैरेटिव के साथ, एक स्लोगन के साथ कि हम तो हमेशा से पवार की आलोचना करते थे। तो आखिरकार ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी थी कि आपको एनसीपी तोड़कर अजीत पवार सरीखे नेता से हाथ मिलाना पड़ा, वो भी वो अजीत पवार जिन पर आप लगातार आरोप प्रत्यारोप के तीर चला रहे थे। और इसी वजह से घाटा हुआ है बीजेपी को, ऐसा आरएसएस के मुखपत्र के उस लेख में सटीक कहें तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया। और ये भी कहा गया कि इस निर्णय से जो कैडर है आरएसएस का, उसमें एक हताशा थी, निराशा थी, जो कि अंततः जाकर इन चुनावों के नतीजों में तब्दील हुई, जिसकी अपेक्षा बीजेपी ने कभी भी नहीं की थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इन नतीजों के बाद बीजेपी शुरुआत से अजीत पवार को लेकर अब फिर से कोई विचार कर रही है? क्या ये गठबंधन साबुत रहेगा? क्या आगामी चुनाव ये तीनों ही पार्टियां, मतलब शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना, अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी और बीजेपी साथ में मिलकर लड़ेंगे, या फिर अजीत पवार से अब किनारा कर लिया जाएगा, अपना पल्ला जो है झाड़ लिया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो अजीत पवार की एनसीपी का भविष्य क्या? क्योंकि वहां शरद पवार ने साफ कर दिया है कि एनसीपी से जो लोग छोड़ कर गए उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अजीत पवार जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? एनडीए से अगर वो निकल जाते हैं तो वो पार्टी भी उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है जहां से वो निकले थे। ऐसे में क्या अजीत पवार बिल्कुल अलग थलग पड़ गए, अकेले पड़ गए? ये तो वही अजीत पवार है ना जिन्होंने 1 साल पहले महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया था, लेकिन अब वो बिल्कुल अकेले हैं। विधानसभा चुनाव के लिए आगे बढ़ रहे महाराष्ट्र में इन दिनों ये सवाल सबसे ज़्यादा चर्चा में है, और चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि महाराष्ट्र में राजनीति जो है बड़ी रफ्तार से बदलती है। खासकर बीते 2-2.5 सालों में हमने देखा कि रातों रात यहाँ पर सरकारें बदली हैं। 2022 में जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति एक किस्म से 2023 में हुई। 2022 में शिवसेना टूटी और एक नई सरकार की शक्ल हमारे सामने आई। तो 2 जुलाई को पिछले साल, 1 साल पहले, अजीत पवार एनसीपी के 40 विधायकों को लेकर चले आए। लेकिन अब जिस किस्म से चर्चा चल रही है कि ये निर्णय सही निर्णय नहीं था बीजेपी की तरफ से लिया गया, तो बीजेपी में भी आत्ममंथन का दौर चल रहा है। और तो और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि ये निर्णय जो था वो गलत निर्णय था और ये निर्णय बैकफायर कर गया हमको, क्योंकि ये एकनाथ शिंदे के ही विधायक थे जिन्होंने सबसे पहले ये ऐतराज़ किया था कि वो महाविकास आघाड़ी में इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें घुटन होती है अजीत पवार सरीखे नेता से। उन्होंने ये भी कहा था कि वित्त मंत्रालय उनके हाथ में है, ये हमें फंडिंग नहीं देते, हमारे फंड्स पास नहीं करते। एक किस्म से उनके साथ भेदभाव होता है। फंड एनसीपी के विधायकों को बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन शिवसेना के विधायकों को नहीं मिलता। और इसी घुटन से बाहर आने के लिए उन्होंने महाविकास आघाड़ी से बाहर आने का फैसला किया था। और एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बहुत सारे विधायक जो हैं वो मातोश्री का दामन छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ चले आए थे और शिवसेना टूट गई थी। लेकिन अब यही विधायक मजबूर थे अजीत पवार के साथ सरकार में बने रहने के लिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल। तमाम राजनीतिक एक्सपर्ट्स जिनसे मेरी बात होती है उन्होंने भी यही सवाल पैदा किया कि ये कौन सी राजनीतिक मजबूरी थी कि बहुमत होने के बावजूद उन्होंने एक ऐसी पार्टी से हाथ मिलाया जो कि आइडियोलॉजिकली भी डिफरेंट थी। मतलब 2 ध्रुव थे। हिंदुत्व का मुद्दा कभी भी एनसीपी के लिए बड़ा मुद्दा नहीं था। वो कहने के लिए नेशनलिस्ट थे, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी बीजेपी से बहुत अलग थी, शिवसेना से बहुत अलग थी। तो कौन सी मजबूरी थी जिसके तहत
ये समझौता हुआ कि अजित पवार भी सरकार का हिस्सा बनेंगे। तो शिवसेना के जो विधायक हैं उन्होंने अब धीरे धीरे उन्होंने भी ऐतराज़ जताना शुरू किया है कि हमें ये गठबंधन नहीं चाहिए। अब अजित पवार से हाथ मिलाना हमें जो है नुकसान का सौदा साबित हुआ है। उन्होंने एक आरोप और भी लगाया, मैं बताता हूँ। दरअसल कुछ ऐसी सीटों पर जहाँ पर शिवसेना लड़ रही थी वहाँ पर शिवसेना के प्रत्याशी की हार हुई है, और शिवसेना का आकलन ये है कि यहाँ पर अजित पवार गुट के जो मत थे, मतलब अजित पवार जो वोट लेकर आ सकते थे वो सही प्रमाण में वो वोट ला नहीं पाए, जो फ्लो ऑफ वोट्स होता है वो नहीं हुआ, और इसी वजह से शिवसेना का प्रत्याशी हारा है। तो कुल मिलाकर अब बीजेपी और शिवसेना ये दोनों ये मानकर चल रहे हैं कि अजित पवार से हाथ मिलाना फायदे का सौदा साबित नहीं हुआ। ऐसे में अगर राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलते हैं, अजित पवार को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, तो अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति में कहाँ आकर खड़े होंगे? वो तो न इधर के रहेंगे न उधर के, क्योंकि शरद पवार ने भी मना कर दिया है कि जो छोड़ के गए वो उन्हें वापस नहीं लेंगे, और एनडीए से बाहर आते हैं तो उनका राजनीतिक वजूद क्या बचा रह जाएगा, उनका राजनीतिक भविष्य क्या रह जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, और सबकी नज़र इसी पर टिकी हुई है।